Hello students, hello, welcome back to the Gyan Darshan tutorial page. In this video, I'm going to discuss about the topic is Indian economy on the eve of independence. And in this topic, we are we have already discussed the condition of agriculture sector. Now we are going to discuss the industrial sector, condition of industrial sector on the eve of independence. मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी स्थिति क्या थी, उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या स्थिति थी, व्हाट वाज इट्स कंडीशन, वेदर इट वाज इन गुड कंडीशन और बैड कंडीशन और मीडियम कंडीशन, फिर उसके कारण क्या थे. ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. Here, although agriculture had dominated the Indian economy during the pre-British period, but some Indian industries producing certain special products enjoyed worldwide reputation. India has particularly well known for its handicraft industries. आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स या जो भी यूरोपियन कंट्रीज भारत की तरफ आए, या अरबियन इन्वेडर्स, इस्लामिक इन्वेडर्स या क्रिश्चियन इन्वेडर्स जो भारत की तरफ आए, they must have listened, they must have heard that India is a land of wealth. It is a wealthy land, prosperous land. सभी तरह से लोग सुखी संपन्न हैं, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छा है. That is why that propelled them to go there, to have contact with them, to have business relations with them. And when they came to India, they invaded to India, they tried to capture the whole economy. और उसी में हम लोग का करीब 800,000 साल गुलामी में चला गया. पहले इस्लामिक इन्वेडर्स की गुलामी में हम लोग चले गए, फिर बाद में 17th सेंचुरी के बाद से हम लोग क्रिश्चियन इन्वेडर्स, यूरोपियन इन्वेडर्स के हाथों में फंसते चले गए. तो भले ही भारत का एग्रीकल्चर डोमिनेशन अच्छा था, लेकिन फिर भी भारत का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मीन्स द इंडस्ट्री इन विच देयर इज़ फैमिली बेस्ड बिजनेस, परिवार आधारित बिजनेस होगा, और परिवार के लोग, हर उम्र के लोग, पुरुष महिला सब उस काम में लगे रहेंगे. तो इससे क्या होगा, हर परिवार का अपना एक एम्प्लॉयमेंट होता था, और वो जो चीज़ें बनाते थे वो पहले गांव के हाट बाज़ार में बेचते थे, और उनसे सरप्लस बेचता था तो शहर के बाज़ारों में, दूर के जगहों में, और उससे भी ज़्यादा सरप्लस हुआ तो विदेशों में जाकर बिकता था. तो देयर वाज अ वर्ल्ड वाइड reputation of handicraft industries of India, and on the basis of that handicraft industry, India was at the top of the world economy. लेकिन ब्रिटिश एरा में क्या हुआ, लाइक एग्रीकल्चर इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल. जैसे ब्रिटिश लोगों ने भारत के खेतों को तो यूज़ किया, लेकिन भारत के एग्रीकल्चर को ठीक करने की कोशिश नहीं की. इन द सेम वे उन्होंने भारत के इंडस्ट्री को चौपट किया. दे डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बट दे डिड नॉट डेवलप the base of modern industry in India. The poor state of industrial sector during the British rule is illustrated in the following points. और नीचे एक एक करके हम लोग को बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि what were the reason for backwardness in the field of industry in India during the British era. तो पहला पॉइंट है de-industrialization, decline of handicraft industry. Industrialization means starting new industry, and deindustrialization means destroying the industrial base of an economy. You know that our Indian economy was at the top of the world economy. We have cottage industries, we have handicraft industries, and we family-based economy, village-based economy. Every kinds of goods and services were produced, and the surplus production of all the handicraft industries were sold or exported to other parts of the world. बट ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया, उस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, ख़त्म करने की कोशिश किया. आप बोलोगे कि क्यों ख़त्म करने की कोशिश किया? वाई? बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट द मार्केट फॉर द यूरोपियन मॉडर्न इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन्स. तो जब तक आप एक मार्केट में पुराने तरीके से जो गुड्स बनाए जा रहे हैं, उस मार्केट को जब तक आप चौपट नहीं करेंगे, उसको डैमेज नहीं करेंगे, उसको डिफेम नहीं करेंगे, उसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील नहीं करवाएंगे, तब तक तो वो बिज़नेस ख़त्म नहीं होगा. और वो बिज़नेस ख़त्म नहीं होगा
तो मार्केट में सप्लाई का क्राइसिस नहीं होगा, सप्लाई का क्राइसिस नहीं होगा तो फिर नई चीज़ों का डिमांड नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को डीइंडस्ट्रियलाइज कर दिया, चौपट कर दिया। कैसे किया अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ बातें मैं बताऊं। भारत में लोग क्या बोलते हैं कि जो जाति पाति है, वो जाति में ब्राह्मणों ने सबको सब काम करने के लिए मजबूर किया, या फिर सबका अगर रोजगार चौपट हो तो उसमें ब्राह्मणों का हाथ है। नहीं, दैट इज़ नॉट द फैक्ट। हाँ, द अपर कास्ट समाज का, ब्राह्मणों का, ये कह सकते हैं ये फॉल्ट निकलता है कि दे फॉलोड द प्रैक्टिस ऑफ कास्टिज्म, ऊंचा नीचा करना, दूर दूर रहो हमसे, हम आपका पानी नहीं पियेंगे, हम आपके घर का खाना नहीं खाएंगे, हम आपके साथ बैठ के नहीं खाएंगे। ये गलती थी ब्राह्मणों की। बट द ब्राह्मण्स और अपर कास्ट कम्युनिटी डिड नॉट डैमेज द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एनी कम्युनिटी, एनी कास्ट, बिकॉज कास्ट इज बेस्ड ऑन वर्क। इन मैनेजमेंट वी स्टडी डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स व्हाट? काम को बांटना है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम को करेंगे। और जितने कास्ट हैं, ऑल द कास्ट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। They do their specialized work and they earn their livelihood by that their specialized work. But what did Britishers do? Britishers destroyed those handicraft industries, and if they destroyed handicraft industries, it means who lost the job? The OBC section, the SC section, the ST sections. जो हुनरमंद समाज था, जिसको हाथ का काम आता था, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी लेकिन उसको हाथ का काम आता था, उसको ऑयल सीड से तेल निकालने आता था, उसको बांस से बर्तन इत्यादि चीज़ें बनाना आता था, उसको जंगल की लकड़ियों से फर्नीचर से बहुत सारे फर्नीचर बनाने का काम आता था, उसको ज्वेलरी आइटम्स बनाने आते थे, उसको कपड़ा बनाने आता था, उसको जितने हमारे जीवन की जो पूजा से लेकर के और दैनिक जीवन में जो बर्तन होते हैं वो सब बनाने उनको आता था। उन सारे इंडस्ट्री को उन्होंने डैमेज किया। कैसे क्या देखते हो आगे यहाँ पर। टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। उन्होंने भारतीय इंडस्ट्री को इसलिए डैमेज किया और भारत में इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ पे अगर इंडस्ट्री लगा देंगे तो यहाँ का भारत का रॉ मटेरियल तो भारत में ही रह जाएगा। तो यहाँ के रॉ मटेरियल्स जो आयरन ओर्स है, मैंगनीज है, माइका, जिंक है, या फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, या एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस है, उसको चीपर रेट में यहाँ से ब्रिटेन ले जाना है, ब्रिटेन की इंडस्ट्री को वो रॉ मटेरियल देना है। और फिर क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट, टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हाई प्राइसेस। और उस ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटेन की इंडस्ट्री में जब भारत का कच्चा माल रॉ मटेरियल चला गया तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड गुड्स दे विल बी अगेन सोल्ड इन द इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट में अगर ऑलरेडी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बिकता रहता तो मार्केट कैसे विदेशी सामान को स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने मार्केट में ब्रिटिश गुड्स को मार्केट बनाने के लिए उन्होंने पहले इंडियन गुड्स के मार्केट को डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया, उसके बेस को तोड़ दिया। द टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज एनफोर्स टू इंश्योर द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री। और उन्होंने ये दो रास्ते इसलिए बनाए जिससे कि सारा एडवांटेज ब्रिटेन को हो, भारत सिर्फ फीडर हो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ का, और भारत सिर्फ कंज्यूमर हो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का। रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो भारत का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्यों बंद हो गया, कारण बता रहा। पहला, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी क्या होता है? टैक्स स्ट्रक्चर लगाना। तो ब्रिटिश ने इंडियन प्रोडक्ट पे जो छोटे छोटे परिवार सब, डोम समाज के, वस्त्रकार समाज के, चर्मकार समाज के, जो अलग अलग समाज है, जो वर्किंग कम्युनिटीज़ है, SC ST OBC का, उनके द्वारा बनाए गए सामान पर उन्होंने हेवी टैरिफ पॉलिसी लगा दिया है। क्यों टैरिफ पॉलिसी लगा दिया? क्योंकि गुड्स तो यूरोपियन कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड बहुत डिमांड में था। तो अगर ज़्यादा टैक्सेस लगा देंगे इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पे तो विदेशों में महंगा बिकने लगेगा, और विदेशी लोग धीरे धीरे न्यू मॉडर्न यूरोपियन इंडस्ट्रियल गुड्स को डिमांड करने लगेंगे और इंडियन हैंडमेड गुड्स को बाइकआउट करने लगेंगे, छोड़ने लगेंगे ड्यू टू हाई प्राइस। लिख रहा है कि बाय द अकॉर्डिंग टू विच देयर वाज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया। अगर इंडिया का रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। देयर वाज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया।
ब्रिटेन की इंडस्ट्री में बना हुआ गुड्स भारत आ जाएगा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट हेवी ड्यूटी वॉज इम्पोज ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ये देख लिया, अगर लेकिन इंडियन हैंडीक्राफ्ट ब्रिटेन को छोड़ करके और किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट होगा तो उस पर हेवी ड्यूटी लगा देंगे, जिससे दैट बिकम्स कॉस्टलियर और फॉरेन में उसका मार्केट टूटता जाए। एज ए रिजल्ट इंडियन मार्केट्स वर फुल ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन which were low priced. It led to the decline of Indian handicraft both in the domestic market as well as in the export market. तो क्या हुआ, ब्रिटेन की फैक्ट्री में बना हुआ चमक दमक वाला सारा सामान भारत में ढुकने लगा, वो सस्ते सामान बिकने लगा और भारतीय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का भारत में भी हम ही लोगों ने उनके सामान को खरीदना छोड़ते चले गए और ब्रिटेन में भी, विदेशों में भी हमारा गुड्स नहीं बिकने लगा क्योंकि हमारा गुड्स कॉस्टलियर हो जाता था हेवी टैरिफ ड्यूटी लगाने के कारण। तो दिस इज़ हाउ द कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर्स, बाय द यूरोपियंस। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका क्या असर पड़ा? ह्यूज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब बताइए, SC ST OBC का ही समाज है, समाज में 94% आबादी किसकी है? 95% आबादी SC ST OBC सेक्शंस की है ऑन एन एवरेज। और उस 80-85% आबादी को अगर उसके धंधों से पुश्तैनी रोज़गार से अचानक बंद कर दिया, उसके मार्केट को चौपट कर दिया जाए, वो अपना बनाया हुआ कपड़ा नहीं बेच सकता है, वो अपना बनाया हुआ ज्वेलरी नहीं बेच सकता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा तभी आप बना सकते हैं और भारत में नहीं बना सकते हैं। तो इतने सारे लोगों को जब सामान बाजार में बिकना बंद हो गया तो उन्होंने प्रोडक्शन छोड़ दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। यहाँ लिख रहा है द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ मास स्केल। द डिस्प्लेस्ड आर्टिसंस वेयर फोर्स्ड टू टेक अप एग्रीकल्चर फॉर द, हाँ देखिए, जो लोग पहले खेती नहीं करते थे वो लोग मजबूरी में खेती करने लगे। वो भी खेती में क्या, खेत के मालिक नहीं, दे बिकेम द लेबरर्स, they became the peasant under subcontractor, sub जमींदार और मेन जमींदार। This increased the burden of population on villages and overcrowding in agriculture। तो ये देखिए, ये जो SC ST OBC वर्ग की पॉपुलेशन खेती के लिए जमींदारों के तलबे चाटने लगे, उनके आगे पीछे करने लगे क्योंकि कुछ अनाज के दाने घर में आए, बेचारे का पेट भरे। लेकिन इसके पीछे असली खिलाड़ी कौन थे? द ब्रिटिशर्स वर द रियल कल्प्रिट्स। बट हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, हमारे बीच का जो ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है, जो कोई जमींदार बना वो दोषी है। बट एक्चुअली पर्दे के पीछे कहानी कुछ और थी। इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट withstand the foreign competition of machine made cheap goods. It resulted in the new demand in Indian consumer market which was not fulfilled through locally made goods. Rather, this demand was profitably met by increasing imports of manufactured goods from Britain. और क्या हुआ, एक तो भारत के कॉटेज इंडस्ट्री में गुड्स कम बनना शुरू हो गया, दूसरा ब्रिटेन के इंडस्ट्री का बना हुआ गुड्स फिनिशिंग में देखने में बड़ा अच्छा लगता था, आकर्षक लगता था, भले उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो, हार्मफुल हो और चीपर थे। सो हम भारतीय लोगों ने भी अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के बने हुए प्रोडक्ट को छोड़ करके मशीन के बने हुए गुड्स जो भारत के बाज़ारों में बिकने लगे उनको खरीदने लगे और इस तरह से धीरे धीरे फिनिश गुड्स के इंपोर्ट होने के कारण भी देसी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का मार्केट ख़त्म हो गया। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़। हाँ, और मान लो इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री, आपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डैमेज कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो भारत में मॉडर्न कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री तो बैठाते। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करेंट कंजम्पशन। मतलब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री को कहा था जिसमें बड़े बड़े मशीन बनाए जाएंगे, टूल्स बनाए जाएंगे जो फिर और दूसरे चीज़ों को उत्पादन में मदद करेंगे। तो ऐसे इंडस्ट्री का भारत में अंग्रेजों लोगों ने कभी नहीं कोशिश की कि हेवी गुड्स इंडस्ट्रीज भारत में बैठाया जाए, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बैठाया जाए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बैठाए। बाद में हालांकि मजबूर में उनको कुछ इंडस्ट्री भारत में बैठाना पड़ा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री उनको मजबूरी में भारत में बैठाना पड़ा, लेकिन वो चाहते नहीं थे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल there was hardly any capital goods industry to promote further industrialization in India. British rulers did not pay any attention for their promotion as they always wanted Indians
to be dependent on Britain for the supply of capital goods and heavy equipments. ब्रिटेन ये चाहती थी कि इंडियन लोग हमेशा ब्रिटेन के ऊपर, यूरोपियंस के ऊपर डिपेंडेंट रहे, जो मॉडर्न हेवी टेक्नोलॉजी की से बनी हुई गुड्स और हेवी प्रोडक्ट हैं, कभी भी इंडियन खुद उन चीज़ों को ना बनाए, अपने घर में ना बना पाए, ऐसा उनका सोचना था। और इसीलिए उन्होंने कोई भी हेवी इंडस्ट्रीज़ भारत में नहीं बैठाया। हालांकि बाद में हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने कुछ इंडस्ट्री भारत में बैठाया। आयरन इसलिए बैठाया क्योंकि जो रेलवे इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप किया था, या जो इतने बड़े मिलिट्री को इधर से उधर तुरंत भेजना ले जाना है, इतना सारा ऑफिशियल वर्क में जो पेपर चाहिए था, वो सब के लिए उनको मजबूरी कुछ इंडस्ट्री भारत में सिर्फ बैठाना पड़ा। वो मजबूरी में बैठाए। रेलवे भी वो भारत में मजबूरी में लाए, वो अपनी खुशी के लिए नहीं लाए थे कि इससे इंडियन को फ़ायदा होगा। They brought back railway to India. They established railway industry in India so that they can take out all the raw materials from the different inner parts of the India and take it to the seaport, and then take it to the industry of Britain, and after converting them into finished goods, again those goods will be taken through sea route to Indian seaports, and from seaports through these railway they transported all those goods to different parts of the countries. And they also established railway in India so that they can move their military from one place to another swiftly, so that if in any part of India the locals revolted against British government, they can attack over them, dismantle them, destroy them. So these were the main policy of Britishers that compelled them to establish railway industry in India. But it ultimately also benefited us. How did railway benefited us? Railway helped us to contact South Indian people to North Indian people, West Indian people to East Indian people in a quicker way. This paved the way for cultural unity of India, and this paved the way for mass movement of freedom struggle against Britishers. So we have discussed the industrial sector. Now in the next video we will discuss the condition of foreign sector in India.